Students, now we are taking a most important topic in colloidal properties, that is coagulation. कोएगुलेशन का दूसरा नाम फ्लॉक्यूलेशन भी है. ओके, व्हाट इज कोएगुलेशन या व्हाट इज फ्लॉक्यूलेशन? कोएगुलेशन को बहुत आसान तरीके से समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि कल हमने आपको बताया था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ओके, उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, यानी कि ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स कैरीज आ चार्ज. लेकिन खास बात क्या है, सब में सेम चार्ज होगा. अब सब में सेम चार्ज होगा तभी तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन. और रिपल्शन के कारण ही क्या होगा, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, यानी कि कभी भी ये क्या नहीं बनाएंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे. ओके, अब मैंने क्या किया कि प्रेसिपिटेशन करना चाहा, किसका, कोलॉइडल पार्टिकल्स का. तो कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए कल हमने एक बात बताई थी आपको प्यूरिफिकेशन में कि यदि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल सोल्यूशन, सो दैट इज गुड. लेकिन अगर उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है तो वो उसके लिए अच्छा नहीं है. क्यों नहीं है अच्छा? क्योंकि यदि हम चाहते हैं कोएगुलेशन करना तो क्या करेंगे, व्हाट इज कोएगुलेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर कोएगुलेशन? It's like a precipitation of colloidal particles by adding excess of an electrolyte. यानी कि यदि मैंने जैसे कोई ये colloidal solution लिया, ये मेरे colloidal particles हैं, राइट. अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज लेट दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. ओके, दैट मीन्स ये सारे पॉजिटिवली चार्ज colloidal सॉल्ट्स हैं. ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें क्या मिलाना है, मुझे एक इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है. सपोज मैंने कोई AB इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मैंने ऐड किया. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जिन पे चार्ज होगा. फर्स्ट वाले पे प्लस माना जाता है, सेकंड वाले पे माइनस, अगर ये बाइनरी है, राइट. तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेगा, ये सारे कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट करेंगे बच्चों, दे विल अट्रैक्ट B नेगेटिव. ओके, यानी ये किसको अट्रैक्ट करेंगे, इस B नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे. अब होगा क्या, ये B माइनस इस कॉलॉइडल के प्लस को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा. ओके, न्यूट्रल कर देगा. तो इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल हैं, तो यानी कि बहुत सारे B माइनस कोलॉइडल के प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे. अब इन पे चार्ज ख़त्म हो गया. ये कोलॉइडल वो पार्टिकल हैं जिन पे नो चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं है. अब डेफिनेटली इन पे कोई चार्ज नहीं है तो ये क्या होंगे, ये पास आएंगे. क्या होगा, दे कम क्लोज़र. अब अगर ये पास आएंगे इसका मतलब क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे यानी कि ये एग्रीगेट हो जाएंगे. और एग्रीगेट होकर ये क्या बनाएंगे, बिग मॉलिक्यूल बनाने लगेंगे. और ये बिग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा. क्यों सेटल डाउन होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सीधी सिंपल बात है बच्चों. जब पहले ये पार्टिकल्स कैसे थे, ये छोटे थे, B माइनस ने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया. पहले इन पे सेम चार्ज था तो ये रिपेल कर रहे थे, दूर दूर रह रहे थे. B माइनस ने न्यूट्रल किया तो ये अब क्या हो गए, पास आए, एग्रीगेट हुए, बड़ा मॉलिक्यूल बनाया और ये सेटल डाउन हो गए. इस सेटल डाउन होने को ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. और इसी प्रेसिपिटेशन को कहते हैं हम कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन. आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी. व्हाट इज कोएगुलेशन, एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट बात सुनिए. जो हमने ये इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ओके, ये जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है इस पूरे को हम फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट कहते हैं. फ्लॉक्यूलेटिंग
एजेंट या इसको हम कोएगुलेटिंग एजेंट कहते हैं, राइट। लेकिन अब आप ये सोचिए कि इस पूरे फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट का कौन सा पार्ट है जो इस पर जाकर अटैक कर रहा है। कौन जाकर अटैक कर रहा है? बी माइनस। तो स्पेशली इस बी माइनस को क्या कहेंगे? पूरे ए बी को तो क्या कहेंगे? फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, कोएगुलेटिंग एजेंट। पर पर्टिकुलरली इस फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट या कोएगुलेटिंग एजेंट के बी माइनस को क्या कहेंगे? इसे हम फ्लॉक्यूलेटिंग आयन कहते हैं। बच्चों अच्छे से याद रखना, इस बी माइनस को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्यूलेटिंग आयन। ओके, आप एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैंने कितनी टर्म्स बताई हैं। नंबर 1 मैंने बताया कि मेरे पास कोई कॉलॉइडल पार्टिकल्स है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला AB, ये पॉजिटिव है तो B माइनस आया, इनको न्यूट्रलाइज किया, इन्होंने कॉलॉइडल पे कोई चार्ज नहीं रहा, क्या हुआ? कम क्लोजर, एग्रीगेट हुए, बड़ा मॉलिक्यूल बनाया, एंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दे विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, राइट। जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, ओके, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला उसका नाम क्या है? फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट और कोएगुलेटिंग एजेंट। और इस बिग मॉलिक्यूल बनने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन। लेकिन इस फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट के इस पर्टिकुलर आयन को क्या कहेंगे? इस पर्टिकुलर आयन को फ्लॉक्यूलेटिंग आयन कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट पॉइंट। हमने बताया था आपको कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं सॉल्यूशंस, लायोफिलिक, लायोफोबिक। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, कोएगुलेशन टर्म इज मेनली यूज्ड फॉर लायोफोबिक। व्हाई? कोएगुलेशन इज जनरली डन फॉर लायोफोबिक। क्यों लायोफोबिक के लिए क्यों किया जाता है, लायोफिलिक के लिए क्यों नहीं? याद करिए, हमने बताया था लायोफिलिक के लिए कि ये सेल्फ स्टेबलाइजिंग होते हैं, ये सेल्फ स्टेबलाइजिंग है, इसलिए हमें लायोफोबिक का कोएगुलेशन करना होता है, ना कि लायोफिलिक का। एक टर्म ये हुई हमारे पास। अब नेक्स्ट बात सुनिए, सपोज मैं इसका उल्टा लेती हूँ यहाँ, इस बार मैंने लिए नेगेटिव। अब आप खुद मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे, आपको सब चीज़ समझ में आती जाएगी। ये है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल्स, कॉलॉइडल पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, राइट। मैंने सेम इलेक्ट्रोलाइट डाला, पर इस बार ये इलेक्ट्रोलाइट के किस पार्ट को अट्रैक्ट करेंगे? ये इस बार इसको अट्रैक्ट करेंगे, राइट। जब इसको अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसको क्या बना देगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल होके क्या हो जाएंगे? ये एग्रीगेट। एग्रीगेट होके क्या बना देंगे? बिग मॉलिक्यूल। बिग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। और इस सेटल डाउन होने की प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम? कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन, राइट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे हम एजेंट, फ्लॉक्यूलेटिंग या कोएगुलेटिंग एजेंट। लेकिन इस पर्टिकुलर आयन को क्या कहेंगे जो इसको न्यूट्रलाइज करने जा रहा है? इस पर्टिकुलर आयन को कहेंगे हम फ्लॉक्यूलेटिंग आयन। मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमने बताया था हमारे एनसीईआरटी में एक टेबल भी दे रखी है कि हमारे पास कॉलॉइडल सॉल्ट्स 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। क्यों बता रही हूँ मैं यहाँ? क्योंकि हमें ये याद रखना है अच्छे से कि नेगेटिवली सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स लाइक FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हमें याद रखना है कि पॉजिटिव सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? हीमोग्लोबिन। अगर आपसे पूछा जाए हीमोग्लोबिन किस में आता है? हीमोग्लोबिन पॉजिटिव सॉल्ट्स में आता है, राइट। अब नेगेटिव में कौन कौन आते हैं? ये टेबल दे रखी है हमारी एनसीईआरटी में, टेबल दे रखी है पेज नंबर 140 पे, राइट। अब इसमें कौन आते हैं? इसमें पर्टिकुलर मेटल लाइक सिल्वर, लाइक गोल्ड, क्ले, स्टार्च और मेटल के सल्फाइड्स आते हैं, राइट। अब मैं आपको यहाँ क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको बताना चाहती हूँ एक प्रॉपर्टी।
तो बच्चों इस प्रॉपर्टी में मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ जिसका नाम है हार्डी-शुल्ज, CHULZE, हार्डी-शुल्ज रूल। ये बेसिकली किसके बारे में बताता है? ये बताता है फ्लॉक्यूलेटिंग आयन की पावर के बारे में। याद है ना फ्लॉक्यूलेटिंग आयन कौन था? जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला था उस पूरे को हमने क्या नाम दिया था? एजेंट, राइट। और उसका वो पर्टिकुलर आयन, अगर यहाँ नेगेटिव लिया है मैंने, तो उसका वो पर्टिकुलर आयन जो जाके कोएगुलेट करने में अपना रोल कर रहा है, उसका नाम क्या कहा था हमने? फ्लॉक्यूलेटिंग आयन। तो हार्डी-शुल्ज रूल बेसिकली किसको बताता है? फ्लॉक्यूलेटिंग आयन की पावर को बताता है। अब ये कैसे समझाता है इसकी पावर को? ये इसकी पावर को ये बताता है, ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है, ये बताता है ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन, ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। क्या मीनिंग है इसका? कि फ्लॉक्यूलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रेसिपिटेशन करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के सॉल्व हो सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव को कोएगुलेट करने के लिए कौन चाहिए? पॉजिटिव, पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट के आयन चाहिए। यानी यहाँ यूँ कहूँ कि नेगेटिव सॉल्व को कोएगुलेट करने के लिए पॉजिटिव फ्लॉक्यूलेटिंग आयन चाहिए, और पॉजिटिव सॉल्व को कोएगुलेट करने के लिए क्या चाहिए मुझे? नेगेटिव कोएगुलेटिंग आयन या फ्लॉक्यूलेटिंग आयन चाहिए, राइट। अब इस पे जितना ज़्यादा ये चार्ज है, लाइक इस पे 3 है, इस पे 2 है, इस पे 1 है, तो इस नेगेटिव सॉल्व को जाके सबसे जल्दी कौन कोएगुलेट करेगा? देखिए, आप खुद देखिए कौन कोएगुलेट करेगा। सपोज मेरे पास ये सारे कोलोइडल सॉल्व है, ये कितने को कर पाएगा? इसकी पावर कितनी है? ये केवल 1 को कर पाएगा। इसकी पावर कितनी है? ये एक समय में 2 को कर पाएगा। इसकी पावर कितनी है? ये एक समय में 3 को कर पाएगा। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा चार्ज है उतने ज़्यादा कोलोइडल पार्टिकल को वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। इसलिए वो कहता है कि ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन, ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। अब इसको इसी पॉजिटिव सोल के केस में देखें तो फ्लॉक्यूलेटिंग पावर क्या होगी? लाइक मेरे पास ये कोई कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, राइट। अब मेरे पास है PO3 4 माइनस, ये मैंने 4 बार माइनस लगाया, SO4 2 माइनस, यानी कि मेरे पास 2 बार माइनस है, ये हटा देती हूँ, Cl माइनस। अब बताइए ये इसकी पावर कितनी है? Cl माइनस की पावर कितनी है? ये एक समय में 1 को कर सकता है न्यूट्रलाइज। ये कितने को कर सकता है? 2 को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये कितने को कर सकता है? ये 3 है ना इस पर, PO3 माइनस 3, तो ये 3 को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी कि क्या हुआ? सेम, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा? ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटिंग आयन, ग्रेटर इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। अब हमारी एनसीईआरटी में एक बात लिखी है, छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी है, वो मैं आपको बता रही हूँ पूरी। नाउ सी स्टूडेंट्स, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जनरली द ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड आयन एडेड, the greater its power to cause precipitation. This is known as Hardy-Schulz rule. In the coagulation of a negative soul, negative soul के केस में क्या होगा? फ्लॉक्यूलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Al3 प्लस Ba2 प्लस Na प्लस। आई थिंक आपको आया होगा। Similarly, in the coagulation of a positive sol, the flocculating power is in the order FeCN6 minus 4, PO4 3 minus, SO4 2 minus and Cl minus. ये लाइंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो अब हम देखने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द लाइन? द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो यही वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सोल इन 2 hours, ये कंडीशन दे रखी है, इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। ये पूछता है कि ये क्या है? कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या है? कोएगुलेटिंग वैल्यू को हम इस तरह समझ सकते हैं,
स्टूडेंट्स, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसकी मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, ओके, किस में चाहिए? मिली मोल्स में, ठीक है ना, मिली मोल्स पर लीटर, यानी कि इसके 1 लीटर को इसका कितना मिली मोल चाहिए। लेकिन ये प्रोसीजर कितने घंटे में होना चाहिए? ये प्रोसीजर कितने घंटे में होना चाहिए? 2 आवर, ये शर्त रख रखी है उसने। क्या कहता है फिर से? मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिली मोल्स पर लीटर required to cause precipitation in 2 hours of sol is called coagulating value। यानी इसको 2 घंटे में इसको कोएगुलेट करने के लिए इसके 1 लीटर के लिए इलेक्ट्रोलाइट के जितने मिलीमोल चाहिए, इसके पर लीटर है ना, मिलीमोल पर लीटर जितना चाहिए उसे इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। और जितनी इसकी कम मिलीमोल रिक्वायरमेंट होगी, यानी इस पर उतनी ज़्यादा पावर है और ये उतनी ज़्यादा कोएगुलेटिंग वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी। ओके, फिर से बताती हूँ, इसकी जितनी मिनिमम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी उसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी।